नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए नवंबर के सेकंड और थर्ड वीक में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें आपके लिए सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, किसी स्टेट से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो या कोई साइंस से टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हमने कवर किया है। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे अंदर वीडियो में, तो उसकी बात करें तो जैसे किस कंट्री ने अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया है, इनकी बात करेंगे। 56 नंबर का टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा बना, भारत के अगले कैग कौन बनेंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन बनेंगे, इनकी बात करेंगे। बुकर प्राइज किसको मिला, इसकी बात होगी। इंडिया का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहां पर इस्टेब्लिश किया गया, इसकी बात होगी। अंतरिक्ष एक्सरसाइज भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई, डिटेल में चर्चा करेंगे। और वर्ल्ड के यंगेस्ट इंडियन चेस प्लेयर कौन बने हैं, जिनको फिडे के द्वारा रैंकिंग प्रोवाइड कराई गई है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज तो हम पढ़ते ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर गाबोन नाम की कंट्री ऐसी बनी है जिसने अभी अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव कर दिया है। 91% यहाँ वोटिंग हुई कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी बना है उसके फेवर में। इसीलिए गाबोन जो कंट्री है उसने अपना 55 ईयर जो पुराना इनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसको यहाँ पर चेंज कर दिया है और नया कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर लिया है। ध्यान रखिएगा, गाबोन कंट्री के द्वारा ऐसा किया गया। अब यहाँ नए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो प्रेसिडेंशियल जो टर्म होगा 2 टर्म के लिए होगा और 7 साल, एक टर्म 7 साल का हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में 2 टर्म तक ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उसी प्रकार से गाबोन में भी हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है इसको अबॉलिश कर दिया गया। कोई भी डायनेस्टी का सक्सेशन नहीं होगा, मतलब कि बेटा, मतलब पिता का बेटा बेटा ऐसे करके कोई नहीं बनेगा। फैमिली की हिरार्की टाइप से कोई भी राज नहीं करेगा। और एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का जो गाबोन है उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर उनका पेरेंट कोई बना हुआ है तो उनके जो बच्चे हैं और जो स्पॉस है ये ऑटोमेटिकली अगले इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से कुछ चेंजेस हुए हैं। गाबोन की बात करें तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल लिब्रेविले है। ब्राइस ओलीगियो ग्युएमा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इस समय पर प्राइम मिनिस्टर रेमंड डोंग सीमा है और करेंसी यहाँ की सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आने वाला देश है। अगला 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 जिसके विनर कौन रहे हैं, तो इसके विनर ओडिशा की टीम रही है जिसने 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया। यहाँ हरियाणा को हराकर इस खिताब को जीता गया है और इसका जो फाइनल था वो चेन्नई के स्टेडियम में, जो कि मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम नामक जो स्टेडियम है चेन्नई में, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला 56 नंबर का जो टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा बना है, तो 56 नंबर का टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बना है। तो छत्तीसगढ़ में ये अवेलेबल है। 56 नंबर का टाइगर रिजर्व भारत का ये बना है। यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेकर इसे डेवलप किया गया है और ये भारत का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन चुका है। ठीक, और वैसे तो नंबर में 56 नंबर का है। अगला ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस
कोप 29 में किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोप 29 जिसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया था? इसे अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज कराया गया और वहाँ पर यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। ये जो अलायंस है इसका टारगेट होगा कि एनर्जी एफिशिएंट बना जा सके और ग्लोबल जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको डबल किया जा सके 2030 तक। ध्यान रखिएगा, कोप 29 में यूएई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है अलायंस। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला, सुपर टाइफून मान यी जो कि अभी रिसेंटली में कहाँ हिट कर गया है? तो ये फिलीपींस में जो टाइफून है मान यी अभी रिसेंटली में हिट कर गया है और ये 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया है। इसने लोअर जो कोस्टल रीजन थे फिलीपींस के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है और इसीलिए चर्चाओं में रहा है। तो मान यी नाम का जो टाइफून है ये फिलीपींस में अभी रिसेंटली में हिट किया है। अगला क्वेश्चन, नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग भारत के कौन बन गए हैं? तो नए बने हैं संजय मूर्ति, आईएएस ऑफिसर हैं संजय मूर्ति। इनको गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पर अपॉइंट किया गया है कैग के रूप में। अब ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 148 से लेकर 151 आर्टिकल के अंतर्गत इनको मेंशन किया गया है और अब गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह संजय मूर्ति बन चुके हैं। कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, कैरेबियन अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है डोमिनिका नाम की जो कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन ही लगभग 72,000 पीपल की है अप्रॉक्स। तो 72,000 पीपल वाली जो कंट्री है डोमिनिका, ये कैरेबियन अफ्रीकन कंट्री है। इसने अभी रिसेंटली में अनाउंस किया है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देना चाहते हैं। तो हाईएस्ट नेशन का जो ऑनर है जिसका नाम द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर है, ये भारत के प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि ये देंगे। क्यों देंगे? इसलिए देंगे क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जब कोरोना वायरस का समय चल रहा था उस समय पर इस देश को 70,000 डोसेज एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी, जिसकी वजह से इनके देश में कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सका। इसीलिए उस एहसान या फिर उस जो उनका गेस्चर था उसको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए डोमिनिका अपने देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देना चाहता है। और ये ऑनर ये इंडिया कैरिकॉम समिट जो होगा जॉर्ज टाउन गुआना में, वहाँ पर ये अवार्ड दिया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री को डोमिनिका के द्वारा। और ये 19 नवंबर से 21 नवंबर तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा समिट। ठीक, अगला क्वेश्चन, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 55वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ये दिया जाएगा किसको? तो ये ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है जिनका नाम फिलिप नॉइसी है। इनको सिलेक्ट किया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। ये अवार्ड कहाँ दिया जाएगा? तो 55 नंबर का IFFI में दिया जाएगा। इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? तो इसे गोवा में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसकी थीम यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ रखी गई है। फोकस कंट्री इसकी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा? तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। और दिल्ली में भी कहाँ पर? तो प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ऑर्गेनाइज होगा। इसकी थीम रखी गई है
वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम रखी गई है। इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो भारत के अलावा विदेशी देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी हैं। इनमें 11 फॉरेन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इनमें इजिप्ट, ईरान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ट्यूनीसिया और दूसरी कंट्री शामिल हैं। पार्टनर स्टेट की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश पार्टनर स्टेट है और झारखंड यहाँ का फोकस्ड राज्य है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी? जनवरी 2025 में। तो ये ऑर्गेनाइज होगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। इसकी थीम डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत रखी गई है। 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जिसको 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसे भारत सरकार और उड़ीसा सरकार दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज कराएंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन को इनॉग्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पर इस दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस क्योंकि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए भारत आ गए थे और उसके बाद उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अहम योगदान किया और उनके योगदान को देखते हुए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को 2003 से अनाउंस किया गया कि हम हर साल अब ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री ने भारत के नेवल शिप में अपनी टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न जिसको इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम कहते हैं वो प्रोवाइड कराया है, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये भारत ने जापान के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि जापान इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है वो इंडियन नेवल जो शिप्स है उनके लिए प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि भारत के जो नेवल सिस्टम है उसमें सिग्नल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे कि आसानी से मैसेजेस पहुंच पाएंगे और सेफली पहुंच पाएंगे। तो इंडियन मिलिट्री ने पहली बार इस किसी भी टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से ट्रांसफ़र करने के लिए पैक्ट साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के माध्यम से इक्विपमेंट को दो कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन से डेवलप किया जाएगा भारत और जापान के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार भारत ने इस प्रकार से किसी के साथ साइन अप किया है कि वो इक्विपमेंट डेवलप करेंगे और वो किसी से उनकी टेक्नोलॉजी लेंगे जिससे कि अपने मिलिट्री को बेहतर कर सके, और वो देश भी यहाँ पर राजी हो गया है और जो कि जापान है। अगला, बुकर प्राइज़ 2024 ये नोवल ऑर्बिटल लिखने वाले को दिया गया है, इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। इनका नाम है समंथा हार्वे। समंथा हार्वे ने नोवल ऑर्बिटल को लिखा है जिसके लिए उनको 2024 का बुकर प्राइज़ प्राप्त हुआ है। ये जो बुकर प्राइज़ है ये बेस्ट इंग्लिश नोवेल को उस साल की दिया जाता है और ये इस बार समंथा हार्वे को दिया गया। ये जो अवार्ड है बुकर प्राइज़ ये 1969 से यूके के द्वारा दिया जाता है। यूके और आयरलैंड में जो पब्लिश होने वाले इंग्लिश लैंग्वेज में नोवेल है उनको ये अवार्ड दिया जाता है और इसी प्रकार से अन्य भाषाओं के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी शुरू किया गया बुकर प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा 2002 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडो भूटान बॉर्डर पर शुरू किया गया और इसे नवंबर में ऑपरेट कर दिया जाएगा? तो असम में, असम भारत और भूटान के बीच में बॉर्डर बनता है। भारत का जो राज्य असम है वहाँ भूटान से बॉर्डर कनेक्ट है और वहीं पर भारत और भूटान का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट डेवलप किया गया है। ध्यान रखिएगा,
पहला इस प्रकार सा चेक पोस्ट डेवलप हुआ जिसमें सामान का आदान प्रदान इसी जगह से मोस्टली किया जाएगा। और भूटान भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिनमें आसाम सबसे बड़ी सीमा भूटान के साथ बनाता है और भूटान के साथ सीमा सबसे बड़ी है और यहीं पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी डेवलप हुआ है। भूटान की बात करें तो कैपिटल इसकी थिम्पू है और इसके किंग जिंगमे केसर नगलेम वांगचुक है प्राइम मिनिस्टर, शेरिंग तोब्गे है, नगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है? तो इंडिया का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन ये लद्दाख लेह में इस्टेब्लिश किया गया है। ये एक प्रकार का एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम वाला, जहाँ पर एनवायरनमेंट से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ पर इस बेस स्टेशन को सेटअप किया गया और वो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेह और लद्दाख में सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको इसरो के साथ साथ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और आका स्पेस स्टूडियो, लद्दाख यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा मिलकर क्रिएट किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है? तो वर्ल्ड का पहला है ये हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, ये भी लेह लद्दाख में ही इस्टेब्लिश हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें भी लद्दाख की ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और आदित्य मेहता फाउंडेशन ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नया ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के जो टूरिज्म लोकेशंस हैं, टूरिस्ट लोकेशंस हैं, उनको पंकज त्रिपाठी आपको प्रमोट करते हुए नज़र आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको पंकज त्रिपाठी प्रमोट करेंगे। ये हैं पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, 35 नंबर का ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसकी चेयरमैनशिप की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के अनिल चौहान जी ने की है, इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है कोच्चि में और कोच्चि में 35 नंबर की ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और अदर डिफेंस जो सिस्टम है उसके हेड यहाँ पर या फिर जो इसको लीड करने वाले सीनियर कमांडर्स थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जिसमें डिस्कस किया गया है कि किस प्रकार से जॉइंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव और किस प्रकार से मिलकर काम किया जा सकता है, भारत की सेफ्टी को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली में गरुण शक्ति नामक जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और किसके बीच में ऑर्गेनाइज हुई है? तो इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में अभी रिसेंटली में इंडोनेशिया में ही 9th नंबर की गरुण शक्ति नामक एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है कंट्री की, भारत की, और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं अरविंद सिंह साहनी। कौन? अरविंद सिंह साहनी। ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 एक प्रकार की एक्सरसाइज है और ये स्पेस एक्सरसाइज है जिसको भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया की पहली स्पेस एक्सरसाइज है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 जिसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने
एंटी स्लेवरी कमिश्नर को अपने यहाँ पर स्लेवरी, मॉडर्न जो स्लेवरी होती है उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ अपॉइंट किया है। तो एंटी स्लेवरी कमिश्नर ये ऑस्ट्रेलिया ने अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है? तो क्रिस इवांस को अपॉइंट किया है। और ये अब ऑस्ट्रेलिया में जो मॉडर्न स्लेवरी होती है उसके अगेंस्ट काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्रिस इवांस इनका नाम है। अगला, वर्ल्ड के यंगेस्ट इंडियन चेस प्लेयर जो कि 3 साल के हैं मात्र, और इन्हें फीडे के द्वारा रेटिंग भी दी गई है। इनका नाम है अनीस सरकार। अनीस सरकार ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं और कोलकाता पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, और इनको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा यहाँ रैंकिंग भी दी गई, और रैंकिंग के साथ साथ इनको यहाँ पर अंडर 9 और अंडर 13 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इनकी रैंकिंग रेटिंग की बात करें तो इनको इंडियन सारे खिलाड़ियों में 1555 रेटिंग मिली है, और वर्ल्ड में इनको 1,46,736 रेटिंग मिली है। तो ये एक एक्टिव प्लेयर के रूप में, यंगेस्ट एक्टिव प्लेयर के रूप में यहाँ पर इनको रेटिंग प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, नए प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के कौन बन गए? तो प्रविंद जगन्नाथ की जगह अब नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर नवीन रामगुलम। कौन? लेबर पार्टी के डॉक्टर नवीन रामगुलम ये मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री ने वर्ल्ड की पहली वुडन पैनल्ड सैटेलाइट को लॉन्च किया है स्पेस में और डेवलप भी किया? तो ये जापान के द्वारा किया गया। जापान ने वर्ल्ड की पहली वुडन पैनल्ड सैटेलाइट को एक डेवलप भी किया और लॉन्च भी कर दिया है। तो ये जापान है और इसका नाम है लिग्नोसेट। क्या? लिग्नोसेट। ये 4 इंच इसकी लंबाई है, 900 ग्राम इसका टोटल वेट है, और ये लकड़ी से बनाया गया है। इसको डेवलप किया है क्योटो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर्स सुमितोमो फॉरेस्ट्री के द्वारा। तो दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, जापान में डेवलप हुआ है। अगला, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में नए प्रेसिडेंट के रूप में तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, तैयब इकराम को 126 वोटों में 79 वोट्स मिले, और अब इनको दोबारा से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है। पहले भी यही थे। अगला, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ये भारत और किसके बीच में ऑर्गेनाइज होती है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, आपको समझ आ रहा होगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसे 8 नवंबर को तीसरे एडिशन के रूप में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स और डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सोनू सूद को अभी अपॉइंट किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर, जिससे कि उनके टूरिस्ट जो सिस्टम है उसको सोनू सूद प्रमोट करेंगे? तो भारत के सोनू सूद जो कि फेमस एक्टर हैं, इनको अभी थाईलैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को थाईलैंड की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके और थाईलैंड का टूरिस्ट सिस्टम बढ़ सके। याद रखिएगा, सोनू सूद को अभी अपॉइंट किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस कहां से लॉन्च की गई है? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लखनऊ से इनॉग्रेट किया गया है। इसमें जो महिलाएं हैं उनका 50% डिस्काउंट के साथ टिकट प्राप्त होगी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस में। ठीक। अगला क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल एजुकेशन डे हम 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है और ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं आज़ाद भारत के। इसीलिए इनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। और यंगेस्ट प्रेसिडेंट ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1923 में बने थे, उस समय 35 ईयर के थे। अगला, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे
हम हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम 14 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। डायबिटीज़ की अवेयरनेस फैलाने के लिए, ग्लोबल अवेयरनेस के लिए, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस से निपटने के लिए हम हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल प्रेस डे हम हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल प्रेस डे हम 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं और इसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 1966 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसकी थीम चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस रखी गई है। अगला क्वेश्चन, ट्राइबल प्राइड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को हम बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर ऑब्जर्व करते हैं। बिरसा मुंडा जी, इनको जो ट्राइबल एरिया है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर इनकी पूजा की जाती है भगवान के रूप में, और इन्होंने उनके उत्थान के लिए कार्य किया था अपने जीवन में, इसीलिए वहाँ की जनजाति इनको पूजती हैं और इसीलिए बिरसा मुंडा जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी में ट्राइबल प्राइड डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। 2021 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेशनल एपिलेप्सी डे या राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये 17 नवंबर को अवेयरनेस फैलाने के लिए और जो इसके चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो एपिलेप्सी डे हम हर साल कब 17 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसे आप हिंदी में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।